और चलिए अक्षय में आगे बढ़ेंगे। किसी की मौत कब और किस रफ्तार से आ जाए ये कोई नहीं जानता। आज हम आपको रफ्तार के कहर की वो तस्वीर दिखाएंगे जो महज 6 सेकंड का है, लेकिन देखने के बाद उसे भूलना आसान नहीं होगा। तारीख 6 मार्च, वक्त शाम 6:03, जगह अमरोहा। अमरोहा के हसनगंज संभल मार्ग पर शाम को सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज की तरह सामान्य चहलकदमी थी। सड़क के दोनों तरफ कुछ लोग खड़े थे, गाड़ियों की आवाजाही जारी थी कि तभी सड़क पर ऐसा हादसा हुआ कि सब लोग सन्न रह गए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पहले इस सड़क पर 3 मोटरसाइकिल वाले सामान्य स्पीड में सड़क पार करते हैं। बाइक वालों के सड़क पार करते ही लाल टी शर्ट पहने 9 साल का अब्दुल समद सड़क पार कर रहा था। इस बच्चे के मन में क्या आया कि वो आधी सड़क पार करने के बाद वापस मुड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ से सफेद रंग की कार पूरे रफ्तार में आती है। उसके बाद जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। महज 6 सेकंड में बच्चे की सांसें उखड़ जाती हैं। कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बच्चा 25 फीट दूर जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक समद 8 भाई बहनों में चौथे नंबर का था और वो चौथी क्लास में पढ़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश हत्याकांड के 12 दिन गुजर चुके हैं। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल तक पुलिस ये दावा कर रही थी कि अतीक के दोनों नाबालिग बच्चे सुधार गृह में सुरक्षित हैं, लेकिन अतीक की पत्नी के सवाल के बाद पुलिस खुद कटघरे में खड़ी हो गई है और पहले रंगदारी के एंगल में पुलिस की सुस्ती और अब सुधार गृह के मामले में पुलिस के दावों में विरोधाभास। अब पुलिस को जवाब कोर्ट में देना है। न सुधार गृह में, न पुलिस की कस्टडी में। तो फिर कहां गए अतीक के दोनों बेटे? पुलिस की थ्योरी पर बड़ा सवाल। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, बस 12 दिन ही पुरानी है, जब प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम बम और गोलियां चली थी। 47 सेकंड में ही उमेश पाल समेत 2 गनर का सीना छलनी कर दिया गया था। इन 12 दिनों में इस बुलडोजर वाली जांच को किनारे रख दे तो यूपी पुलिस ने कत्ल की जांच कैसे की? जांच अभी तक कहां पहुंची? उमेश पाल के कातिलों का क्या हुआ? बम और गोलियां कहां से आई थी? इसको लेकर तमाम सवालात उठ रहे हैं, जिसका जवाब अभी बंद लिफाफे में है। उमेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। हत्याकांड के 12 दिन बाद अब इस हत्याकांड में मासूम मोड़ आया है। पुलिस ने 2 दिन पहले दावा किया था कि अतीक के दोनों बच्चों को इसी बाल सुधार संरक्षण गृह में रखा गया है, लेकिन अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के मुताबिक बच्चे सुधार गृह में नहीं। इस बारे में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में एक नई अर्जी भी दाखिल की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि प्रयागराज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 4 मार्च को एक रिपोर्ट लगाई थी। रिपोर्ट में ये कहा था कि 2 मार्च को एहजम और आबान, दोनों जो कि अतीक अहमद के बेटे हैं, वो अपने घर के पास लावारिस हालत में टहलते हुए पाए गए थे। दोनों बच्चे नाबालिग थे, उनके माँ बाप जो है घर पर नहीं थे, इस वजह से उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया है। शाइस्ता परवीन की अर्जी में यह आरोप लगाया गया है कि परिवार के सदस्यों ने बाल संरक्षण गृह में जब संपर्क किया तो वहां ये जानकारी दी गई कि एहजम और आबान यहां नहीं हैं। ऐसे में पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी है और इस सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में सोमवार यानी 6 मार्च को अर्जी दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट तलब की। इस मामले में 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने 3 मार्च को कोर्ट में कहा था कि दोनों बच्चे बाल सुधार गृह में हैं। तो शाइस्ता परवीन की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह के साथ साथ प्रयागराज पुलिस से एक बार फिर से नए सिरे से रिपोर्ट तलब कर ली है, इस बारे में जानकारी मांगी है। अब चूंकि होली की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए सीजेएम कोर्ट अब इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई करेगी। 10 मार्च को बाल संरक्षण गृह और प्रयागराज पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही ये साफ हो सकेगा कि अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे, जिनके नाम एहजम और आबान हैं, दोनों नाबालिग हैं, आखिरकार वो कहां हैं? क्या पुलिस ने उनको बाल संरक्षण गृह में किसी जगह पर दाखिल कराया है, या वो लापता हैं, या फिर पुलिस हिरासत में हैं? तो 10 मार्च को जब रिपोर्ट आएगी तभी ये साफ हो सकेगा कि माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे आखिरकार कहां हैं। अतीक के दोनों बेटों को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार ही था कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक ऐसी आशंका जता दी गई है जिसके बाद से पूरा सिस्टम सवालों की जद में आ गया है। पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में क्यों तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड और अतीक के दोनों बेटों के मामले में पुलिस और उसके दावों पर एक बार फिर सवाल उठे, क्योंकि 2 दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड में 1 करोड़ की रंगदारी की बात सामने आई थी। उस केस में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस केस में एक्शन के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस और उमेश पाल सरेआम सड़कों पर मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि अतीक से जुड़े केस का उमेश अहम गवाह था। इस वारदात के बाद से पुलिस एक्शन में है। इन 12 दिनों में अतीक के खिलाफ पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिए, उसकी पूरी टाइमलाइन आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में बाहुबली अतीक अहमद का नाम सीधे तौर पर जुड़ रहा है। ऐसे में प्रयागराज प्रशासन ने अतीक के करीबियों और हत्याकांड में किसी न किसी तरह से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया है। यूपी से लेकर कोलकाता तक तार तलाशे जा रहे हैं। जानने की कोशिश हो रही है कि अतीक के पूरे नेटवर्क में कौन कौन सी वो कड़ियां हैं जो कोहराम के जिम्मेदार हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कहां-कहां और कब-कब एक्शन हुआ, उसकी पूरी टाइमलाइन भी समझना जरूरी है। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल का सरेआम मर्डर होता है। 27 फरवरी को अरबाज का इनकाउंटर होता है। 28 फरवरी को प्रयागराज से लखनऊ तक छापेमारी होती है। 1 मार्च को प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन होता है। 2 मार्च को भी बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहती है। 4 मार्च को अतीक के दोनों बेटे सुधार गृह भेजे जाते हैं, जबकि 6 मार्च को पहले शूटर का इनकाउंटर हो जाता है। 7 मार्च को कोलकाता तक छापेमारी की जाती है। अब पुलिस की नज़र अतीक को फंडिंग करने वाले उन कारोबारियों पर है। साथ ही शहर के कई बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और कॉन्ट्रैक्टर भी पुलिस के लिस्ट में हैं। इस बीच उमेश हत्याकांड में अतीक और उसके भाई प्रयागराज लाने की भी तैयारी चल रही है। होली के बाद कोर्ट में पुलिस अर्जी भी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अक्षर में आगे बढ़ते हैं। बांदा में माफिया के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले ठेकेदारों पर पीला शिकंजा कसा। इस एक्शन के बाद कई ऐसे तथ्य और तस्वीरें सामने आई जो ये बता रही हैं कि मुख्तार के तार गहरे फैले हुए थे। आगे आगे ढोल नगाड़े वाले और पीछे बड़ी संख्या में पुलिस वाले। अगर आप सोच रहे हैं कि होली से पहले ये असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुनादी है या फिर होली से पहले ये पुलिस का फ्लैग मार्च है, तो बिल्कुल गलत। ये पुलिस की बड़ी तैयारी थी
जो बांदा में बुलडोजर एक्शन के रूप में सामने आई। उत्तर प्रदेश में माफिया के साथ अब उनके करीबियों पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। बांदा में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सगे रिश्तेदार, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के दोनों मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा और दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सुबह सुबह ही मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार इफ्तिखार के घर ध्वस्तीकरण की टीम पहुंची। मकान के बाहर रोड पर ही मुनादी की कार्रवाई शुरू की गई और शहर के खाई पर मोहल्ले में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के घर पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरा मकान जिस पर बुलडोजर चला वो मकान रफीक उस समद का है। पेशे से ठेकेदार रफीक उस समद मुख्तार को मदद करता रहा है। जब मुख्तार 2017 में बांदा जेल में बंद था तो इसने मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके बेटे को संरक्षण देने के साथ साथ बांदा में किराए का मकान और अन्य व्यवस्थाएं कराने का आरोप है। आज जनपद बांदा में भी कार्रवाई की गई है। इसमें जो जनपद बांदा की जेल में निरुद्ध है माफिया मुख्तार अंसारी, इसके करीबियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके 2 करीबियों का नाम प्रकाश में आया था, एक रफीक उस समद तथा एक उसका ही रिश्तेदार व्यक्ति है इफ्तिखार। इन दोनों लोगों के संबंध आए थे मुख्तार अंसारी से। जब भी उसके परिवार के लोग यहाँ आते थे तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, घरों में उनको रुकवाते थे, गाड़ियाँ मुहैया कराते थे। इसके अलावा अन्य भी लोगों से जो उनके गैंग के हैं इनके संबंध उनसे आ रहे हैं। तो इसी के तहत इनके विरुद्ध आज कार्रवाई की गई है। इनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया। बीडीए तथा नगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके आज दोनों अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास के साथ दोनों की तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों मुख्तार के परिवार के कितने करीब थे। बुलडोजर एक्शन से पहले पुलिस को रफीक उस समद और इफ्तिकार के घर से लाइसेंसी गन बरामद हुई है। साथ ही कारतूस भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को 7 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस ने भेज दी है। इसके अलावा इनके घरों की खाना तलाशी की गई पूरी तरीके से, जिसमें कि रफीक उस समद के घर से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जिसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसके अलावा दोनों के घरों से एक लाइसेंसी असलहा बरामद हुआ है। इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं दोनों घरों से, जो कि एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। एक व्यक्ति जो रख सकता है उससे कहीं ज़्यादा है। उस संबंध में शस्त्र अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है तथा इनके शस्त्र को निरस्त कराने की प्रक्रिया की जा रही है। आगे भी जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनके गैंग के लोग हैं, इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी आगे इसी तरह कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गुनाह के रास्ते से सदन तक पहुंच बनाने वाला माफिया डॉन अतीक अहमद से लेकर बाहुबली मुख्तार अंसारी और विधायक अब्बास अंसारी तक के तार बांदा से जुड़ रहे हैं। इसके पहले चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत की जेल में मुलाकात के मामले में भी बांदा के एक ठेकेदार का नाम सामने आया था। सवाल है कि जेल में मुख्तार के और कितने तार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।